वाले हैं, जो कि है पहला क्वेश्चन एलिमिनेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। हाय बच्चों, आज हम लोग गाला बेसिक पेपर मैथ्स का पेपर नंबर 3 करने वाले हैं। तो पहला सेक्शन है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें पहला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। पहला क्वेश्चन दिया है x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 किसका सॉल्यूशन है? 5x माइनस 3y इक्वल टू k का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसका मतलब क्या? वो उसको सेटिस्फाई करता है, यानी x की वैल्यू 2 डाल सकते हो आप लोग और y की वैल्यू 3 डाल सकते हो, क्योंकि वहां बोल दिया इट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वो उस इक्वेशन में आप वो वैल्यू पुट कर सकते हो, सेटिस्फाई कर रहा है उसको। हो जाएगा 10 माइनस 9 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ अ रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो, एक इक्वेशन दे रखा है 6x² माइनस 13x प्लस m इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। और क्या बोला है? दोनों जो रूट्स है वो रेसिप्रोकल एक दूसरे के, यानी अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा क्या है? पहले वाले का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो a की वैल्यू है मेरी 6, b की वैल्यू है -13 और c की वैल्यू है m। हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। अल्फा अल्फा है, बीटा 1/अल्फा है, c की वैल्यू m है और a की वैल्यू 6 है। अल्फा से अल्फा कट हो गया, 1 इक्वल टू m अपॉन 6। 6 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 1 इंटू 6 इक्वल टू m। m की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है। ठीक है, ये बेसिक वाले के साथ साथ स्टैंडर्ड वाले भी इसको इम्पोर्टेंट में ऐड कर लो, और क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक वाले इम्पोर्टेंट में ऐड कर लो। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है बेसिक वाले के लिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है 2x और 26, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है एपी का। कंसेक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद एक, यानी पहला डब्बे में 2 है, दूसरे डब्बे में x है और तीसरे डब्बे में 26 है। बोलते हैं x की वैल्यू ढूंढ लो। एपी जब भी होता है तो हम जानते हैं बीच का जो टर्म होता है आगे और पीछे का नंबर ऐड करके अपॉन 2 होता है, यानी 28 अपॉन 2 होता है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6,8। एक पॉइंट है -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। दूसरा पॉइंट है 0,0। बोलते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ढूंढो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को पता है, √-6 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 द होल स्क्वायर। -6 माइनस 0 नहीं, -6 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा √36, यहाँ हो जाएगा 64, यहाँ हो जाएगा 100। 100 का रूट होता है 10, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 10। अपना आंसर 10 करेक्ट है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? cosec थीटा इंटू साइन थीटा। cosec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू डैश। cosec थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा और साइन थीटा कट गया तो आंसर आ गया 1। इसका आंसर 1 है। बेसिक वाले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों सम को इम्पोर्टेंट में डाल लो। ठीक है, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल लें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है z प्लस m इक्वल टू 32 और z माइनस m इक्वल टू 2। ठीक है ना, अब एलिमिनेट कर देते हैं इसको, ये कट हो गया। 2z इक्वल टू 34, तो z की वैल्यू हो जाएगी 34 अपॉन 2, जो कि हो गया 17। ठीक है, अगर z17 होगा तो x बार m कितना हो जाएगा? z प्लस m कितना दिया है? 32, तो 17 प्लस m इक्वल टू 32, तो m की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 17, तो m की वैल्यू आ गई 15। लेकिन यहाँ हमको m भी नहीं पूछा है ना हमको z पूछा है, हमको पूछा है x बार। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूँ और x बार की वैल्यू में निकाल कर दे देता हूँ। ठीक है, इतना क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा हटा देता है यहाँ से।
अब जो हमारा आंसर पूछा है वो एक्स बार की वैल्यू पूछी है, तो एक्स बार की वैल्यू हम ये जानते हैं z इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू एक्स बार, और z की वैल्यू कितनी है 17 है। ठीक है, तो 17, 3 इंटू 15 45 माइनस 2 एक्स बार, -2 एक्स बार इस तरफ आ गया तो +2 एक्स बार हो गया, 17 उधर चला गया तो -17 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28। 2 एक्स बार इक्वल टू 28, तो एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी 28/2, तो एक्स बार आ गया 14। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इतना, ये भी स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले, इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। एलसीएम ऑफ 15 एम स्क्वायर एन एंड 25 एम एन स्क्वायर। हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 15 एम स्क्वायर एन और 25 एम एन स्क्वायर। 15 एम स्क्वायर यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू एम इंटू एन का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते टाइम हम सारे नंबर लिख देते हैं। ठीक है ना, एलसीएम लेते टाइम ऊपर जितने नंबर है हम सब नंबर लिख देते हैं, नीचे जितने नंबर है वो सारे नंबर लिख देते हैं, लेकिन नंबर रिपीट नहीं करने का। 3 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, एम आ जाएगा और एन आ जाएगा। अब यहाँ पे एल का मतलब होता है लीस्ट, तो लीस्ट है तो पावर हाईएस्ट का डालने का। तो 3 पे सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 3 पे सबसे बड़ा पावर 1 ही है। 5 पे सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा। एम पे सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। एन पे सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। तो 3 इंटू 25 इंटू एम स्क्वायर यानी 75 एम स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है 75 एम स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दे, और क्वेश्चन नंबर 7 स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, देखो नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करता है, एक्स के पावर पे। सबसे बड़ा पावर कितना है एक्स का, 2 है, तो इसके सबसे ज्यादा जीरोस कितने आएंगे, ये तो वन लाइन में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 1000 लॉटरी टिकट, देयर आर 50 प्राइजेस टू बी गिवन। ठीक है ना, प्राइस कितनी बार मिल रहा है, 50 बार मिल रहा है। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम अपना हो गया 1000। ठीक है, और कितने लोगों को प्राइज मिल रहा है, 50 लोगों को प्राइज मिल रहा है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों को हो रहा है, 50 लोगों को प्राइज मिल रहा है। अभी इफ पराक्रम भाई बाइज 1 टिकट, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हिम, तो प्राइज उसको मिलता है जो जीतता है। ठीक है, प्राइज किसको मिलता है, जो जीतता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है, 50 आउट ऑफ टोटल आउटकम 1000। तो कट कट, 5 1 जा 5 20 जा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों, इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है साइन ए इक्वल टू 8/17। ठीक है ना, और पूछा है कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल बना लेता हूँ। इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्या अब तुम लोग बेसिक लियो तो थोड़ा फिर फॉर्मूला कम याद रखो तो उतना अच्छा है। ठीक है ना, थीटा आपका ए है, तो ऑपोजिट आपका बीसी बिहेव करेगा और हाइपोटेनस ये बिहेव करेगा एसी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो एसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एसी स्क्वायर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर पता नहीं, और बी सी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 289 ए बी स्क्वायर प्लस 64। 289 माइनस 64 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 225 ए बी स्क्वायर। तो ए बी हो जाएगा √ऑफ 225, √ऑफ 225 निकालोगे तो वो 15 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 15 आ जाएगी, लेकिन हमको ए बी की वैल्यू नहीं पूछी है। ठीक है ना, हमको पूछा है कॉस ए का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एडजेसेंट मेरा क्या है, एडजेसेंट हो जाएगा मेरा 15, और हाइपोटेन्यूज क्या है 17। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज आपका 17 है।
ठीक है ना, ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। ठीक है ना, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है पी एंड पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए विथ सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल। तो मुझे एक सर्कल लेना है। सर्कल ये रहा आपका। सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, और आपको यहाँ से पी एक पॉइंट है। इस पॉइंट पी से आपको दो टेंजेंट बनाना है। ठीक है ना, एक टेंजेंट ये रहा और दूसरा टेंजेंट ये रहा। ठीक है ना। अब हमको बोला है बोथ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। पी ए और पी बी जो है एंगल बना रहा है, इंक्लाइन यानी मेक्स एन एंगल। कितना डिग्री बना रहा है यहाँ पर? पी ए ये रहा, पी बी ये रहा, तो यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है? 80 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना। अब मुझे पूछा पी ओ ए कितना होगा। अब देखो यहाँ पे रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री होता है। यहाँ पे भी रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री होता है। अब हम जानते हैं एंगल ओ और पी आमने और सामने का एडिशन 180 होता है। एंगल ओ प्लस एंगल पी का टोटल 180 होता है, जिसमें से आपको पी का वैल्यू पता चल चुका है। ठीक है ना। तो P की वैल्यू 80 है, तो O की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 80, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 100। लेकिन हमको O नहीं पूछा है। O तो आपका ये पूरा आया ना, ये पूरा 100 आया है। ठीक है ना। मुझे क्या पूछा है? POA। POA मतलब P ये रहा, ठीक है ना, O ये रहा और A ये रहा, यानी आधा एंगल पूछा है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये इतना आधा एंगल पूछा है, तो एंगल POA क्या हो जाएगा? ये पूरा लाइन पूरा एंगल होता है ना, जितना उसका आधा आधा हो जाए, यानी 80 का 40 40 हो जाता है, और 100 का क्या हो जाता है? 50 ऊपर 50 नीचे, 100 बढ़ जाता है आधे आधे में। तो POA क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 यानी 50 डिग्री। तो इसका आंसर 50 डिग्री होगा। ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड, इफ द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिया है? 64, 40, 48, एक्स, 43, 48, 43, 34। ठीक है ना। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन लोगों का मोड कितना दिया है? मोड दिया है 43। ठीक है ना। मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है ना, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, वो मोड बनता है। ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। 64 कितनी बार रिपीट हुआ? देखो एक ही बार रिपीट हुआ। ठीक है ना। 40 कितनी बार रिपीट हुआ? एक ही बार रिपीट हुआ। 48 कितनी बार रिपीट हुआ? ये एक बार रिपीट हुआ, इसको तो रेड पेन से कर देता हूँ। ये एक बार रिपीट हुआ, ये 2 बार रिपीट हुआ। ठीक है ना। और 43 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 43 आपको देखो ये एक बार रिपीट होते हुए मिल रहा है, ये दूसरी बार रिपीट होते हुए मिल रहा है, और 34 तो एक ही बार रिपीट हो रहा है, इसका तो ऑप्शन ही चला गया। ठीक है ना। अब लेकिन हम जानते हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही मोड बनता है, और मोड मुझे क्या दे दिया? बोलता है मोड तो 43 है भाई। तो इसका मतलब 43 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ, 48 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ। तो अभी दोनों में तो कंपटीशन हो गया, लेकिन हम जानते हैं 43 ज्यादा बार होना चाहिए। तो इसका मतलब एक्स को क्या बनना पड़ेगा? अगर एक्स 43 बनेगा तो ही 43 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो पाएगा। तो एक्स अपना क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 43 ही होगा। ठीक है। लेकिन हमको एक्स नहीं पूछा, x+3 पूछा है। x+3 क्या हो जाएगा? 43 + 3 क्या हो जाएगा? 46। ये बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें, और 11th नंबर का सम बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल कर रखें। फिर हम सम में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि ट्रू और फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है फॉर अ गिवन फैक्टर द वैल्यू ऑफ x+y इज 24। ट्रू और फॉल्स? देखो 3x को क्या लिखा? 3 इंटू एक्स। एक्स को क्या लिखा? 5 इंटू वाई। ठीक है ना। y को क्या लिखा? 2 इंटू टू। इसका मतलब 2 इंटू टू करेंगे तो y बनेगा, तो y क्या हो जाएगा? 2 इंटू टू, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, यानी y यहाँ पे आ गया 4 हो गया, बराबर। y अगर 4 हो जाएगा तो x क्या है? 5 इंटू 4, तो x हो जाएगा 5 इंटू 4, जो कि कितना हो जाएगा? 20। ठीक है ना। तो मुझे x मिल गया, मुझे y मिल गया, मुझे x+y पूछा था। x+y देखते हैं कितना आ रहा है? 20 + 4 यानी 24। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा है बोथ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 18x + 72 हैव पॉजिटिव साइन। यानी अल्फा और बीटा निकालो और देखो उसका साइन दोनों पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर
एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई से मुझे 72 होना चाहिए और ऐड करके माइनस 19 होना चाहिए। तो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू 0। ठीक है ना, आगे का दो ग्रुप पीछे का दो ग्रुप, x x माइनस 12 माइनस 6x माइनस 12, तो दोनों ब्रैकेट में x माइनस 12 कॉमन है, बाकी सब हम दूसरे डब्बे में डाल देते हैं। अब x माइनस 12 को भी इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस 6 को भी इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर 12 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी। दोनों की वैल्यू आप देख रहे हो पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे भी बोला है दोनों का पॉजिटिव साइन, तो यस इट इज ट्रू। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे। हम्म, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है फॉर अ कोइंसिडेंट लाइन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये हम जानते हैं कोइंसिडेंट लाइन हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है, और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है तो वो बोला है नॉट लीनियर डिपेंडेंट, लेकिन वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश, क्वेश्चन नंबर 16। हम जानते हैं पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश 1 होता है, तो ये तो 0 दिया, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि वन वर्ड वाला है, राइट सेकेंड टर्म ऑफ ए पी इफ ए इज 10 एंड डी इज 10। ए अगर 10 दिया है और डी भी 10 दिया है, तो मुझे बोला है सेकेंड टर्म, टर्म से पहले जो कुछ भी रहता है उसको एन कहते हैं और टर्म के साथ उसको ए एन कहते हैं, यानी ए टू पूछा है, ए टू पे क्वेश्चन मार्क है। ए टू को बोलते हैं ए प्लस 1 डी। ए मेरा 10 है 1 और डी मेरा 10 है, तो 10 प्लस 1 इंटू 10 10, 10 प्लस 10 20। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है हाउ मैनी मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स फ्रॉम अ गिवन डायमीटर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉन। देखो अभी पूछा है एक सर्कल को, क्वेश्चन नंबर 18, तो एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल का अगर मैं एक डायमीटर बना देता हूँ, मान लो तुमने डायमीटर ऐसा बना दिया, ठीक है, बोलता है ये गिवन डायमीटर ना, देखो लिखा है ना गिवन डायमीटर, इधर तो लिखा है गिवन डायमीटर, ठीक है, तो गिवन डायमीटर दे दिया, बोलता है एक डायमीटर को कितना तुम टेंजेंट बना सकते हो। तो अगर मैं इसको टेंजेंट बनाने निकलूं तो तुम क्या करोगे, टेंजेंट एक तो इधर बना सकते हो डायमीटर के, और एक टेंजेंट इधर बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास डायमीटर दिया हुआ, वो लोग ने अगर गिवन कर दिया है, तो उस डायमीटर को आप दो ही टेंजेंट पैरेलल, क्योंकि पैरेलल बोला है ना, पैरेलल भी बनाना है, ठीक है ना, तो दो ही पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो, एक टेंजेंट ये रहा टेंजेंट 1, और दूसरा टेंजेंट टेंजेंट 2 ये रहा। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट आप बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का, ये मेन रहता है, ठीक है, समझने वाली बात है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग थर्सडे ऑन 22 दिसंबर ऑफ अ लीप ईयर। देखो लीप ईयर वो होता है जैसे कि 2016, 2020, 2024, इनको लीप ईयर कहते हैं। ठीक है ना, ये 4 साल में एक बार आता है। दूसरी बात पहचानने का कैसे, अगर कोई बोलते हैं 1986 लीप ईयर है क्या, है ना, 1920 लीप ईयर है क्या, तो पहचानने का कैसे, अगर 2016 एग्जैक्टली डिविजिबल है तो लीप ईयर है, 1986 अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो लीप ईयर है, वरना वो लीप ईयर नहीं बनेगा। 1920 अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से, यानी रिमाइंडर 0 देगा, तो लीप ईयर बनेगा, वरना वो लीप ईयर नहीं बनेगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमको इधर पे महीने की बात चल रही है, दिसंबर मंथ की बात चल रही है, तो क्या फर्क पड़ता है 2016 का साल हो कि 1986 का साल हो कि 1926 का साल हो कि 1856 का साल हो, दिसंबर के महीने में नंबर ऑफ डेज तो 1986 का भी वही था, 1920 का भी वही था, 2016 में भी वही आने वाला है। ठीक है ना, तो इस लीप ईयर से कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला है। ठीक है ना, अगर मंथ की बात चल रही है, जब तक वो फरवरी मंथ ना बोला जाए, दिसंबर की जगह फरवरी मंथ आता तो शायद फर्क पड़ता। ये ठीक है ना, क्योंकि फरवरी का कैलेंडर अलग रहेगा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का, लेकिन दिसंबर मंथ के कैलेंडर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस सम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लेते हैं। अब सेकेंड दिसंबर यानी दिसंबर महीने की बात चल रही है, तो दिसंबर में टोटल डेज कितना होता है, दिसंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में टोटल डेज कितना होता है, टोटल डेज होता है 31, इसलिए तो हम 31st, बहुत लोग मनाते होंगे 31st,
ठीक है ना, 31st डे होते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या करने का ना, 7 है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ऐसे 7 लोग होते हैं। यहाँ थर्सडे लिखा हो कि फ्राइडे लिखा हो कि संडे लिखा हो, सब में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 31 को 7 से डिवाइड कर देना, 7 4 सा 28, बचा क्या, 3 बचा। जो रिमाइंडर आएगा उसको 3 से डिवाइड करने का, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मान लो रिमाइंडर 2 आता तो 2 को मैं डिवाइड बाय 7 कर देता, रिमाइंडर 1 आता तो 1 को डिवाइड बाय 7 कर देता, ठीक है ना। तो जितना डेज बचेगा, रिमाइंडर जितना बचेगा उसको डिवाइड बाय 7 कर देने का, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो, ठीक है ना। उसने विकेट लिया है 2 6 4 5 0, एक में 2 2 1 3 2 3, ठीक है ना। तो मोड बोलते हैं फाइंड द मोड ऑफ डेटा। मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट होगा उसको हम मोड कहते हैं। तो देखते हैं कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो 2 देखते हैं कितनी बार रिपीट हो, एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है ना। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, 2 बार, ठीक है ना, 2 ही बार रिपीट हुआ। और बाकी सारे नंबर तो सिंगल सिंगल ही है। तो मोड क्या हो जाएगा डेटा का, मोड हो जाएगा 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा मैच द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 21। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पेंसिल पील्ड फ्रॉम द एज। मतलब एक सिलेंडर पेंसिल है, उसको पील्ड किया, यानी उसकी एक बाउंड्री से उसको शार्पन कर दिया है ना, पॉइंटेड आ गया। तो बोलता है लेटरल सरफेस एरिया निकालो। तो आपको नहीं लगता लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है ना, ऐसा बाहर वाला एरिया, बाहर बाहर वाला, टॉप वाला एरिया नहीं, घुमावदार एरिया को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं ना, घुमावदार एरिया को। जैसे ये घुमावदार है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, ठीक है ना। ऊपर तो फ्लैट है ना, चपटा है, इसको नहीं कंसिडर करते, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया नहीं, घुमावदार एरिया, ठीक है। तो इसमें आपको दो दो शेप दिख रहा है। तो घुमावदार एरिया एक बार ये वाला कंसिडर होगा 2πr h, और एक बार ये कोन आपको नहीं दिख रहा, ये नीचे तो कोन बन गया ना। पील्ड पेंसिल मतलब, पील्ड पेंसिल मतलब उसको शार्पन किया हुआ है आपने, शार्पन करके उसको पॉइंट निकाल दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एरिया, कोन के कर्व का एरिया πr। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2πr h प्लस πr l। अगर मैं πr कॉमन निकाल लूं तो यहाँ बचेगा 2h प्लस l। अब देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 2πr h प्लस πr, इन्होंने कॉमन नहीं निकाला। तो 21st का ऑप्शन आ जाएगा सी। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंट ड्रम विथ अ लिड, ठीक है ना। ड्रम है, ड्रम है, देखो ड्रम तो नीचे से बंद ही रहेगा, ठीक है ना। ड्रम बोल दिया है तो नीचे से तो बंद है, नीचे बंद हो गया ड्रम तो, ठीक है ना। लेकिन ऊपर क्या लग दिया है, ऊपर वो लोगों ने लगा दिया है ढक्कन। वो लोगों ने बता दिया लीड लगाया, लीड मतलब ढक्कन, ढक्कन यहाँ लगा दिया, यहाँ उसने ढक्कन लगा दिया, बराबर। ये आपका ढक्कन हो गया, यानी ऊपर से भी बंद हो गया। अब बोला इसका एरिया निकालो, यानी पेंट कहाँ कहाँ करोगे, तो पेंट यहाँ करोगे πr² पे। नीचे ढक्कन, नीचे तो बंदी है, नीचे भी सर्कल ही दिखेगा πr² पे। और सिलेंडर के कर्व को एरिया को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है 2πr h, यानी टोटल एरिया क्या हो जाएगा πr² प्लस πr² प्लस 2πr h। πr² प्लस πr² हो गया 2πr², और यहाँ आ गया 2πr h, 2πr कॉमन, अंदर क्या बच गया r प्लस h। तो ये ऑप्शन आपका ए है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी 23 में क्या बोला है क्वेश्चन है, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है, रीजन एनक्लोज बिटवीन टू रेडियस। पहले हम माइनर सेक्टर बना लेते हैं। माइनर सेक्टर अगर याद होगा आपको तो उस ये कुछ ऐसा दिखता है, खाया हुए पिज्जा की तरह, है ना, यहाँ थीटा रहता है, ये आपका माइनर सेक्टर होता है, बराबर। ये आपका माइनर सेक्टर होता है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर क्या है देखते हैं, ओ ए बी और ये कर्व, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा बाउंड्री बना दूं तो आपको रेड पेन से समझ में आएगा। ये आपका माइनर सेक्टर, ये इतना पूरा खाया हुआ पिज्जा, ठीक है। रीजन एनक्लोज बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब वो हिस्सा, वो रीजन जो फंसा हुआ है। एनक्लोज मतलब फंसा हुआ है, किसके बीच में, दो रेडियस के बीच में। देखो यहाँ दो रेडियस है कि नहीं, ओ एक रेडियस है और ओ भी एक रेडियस है, और किसके बीच में फंसा है, एक आर्क के बीच में। देखो ये आर्क ही तो है। तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। तो माइनर सेक्टर का आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है। फिर
क्या बोला है, आर्क क्या होता है। अब आर्क तो दो होता है, अगर मैं सर्कल, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोला आर्क क्या होता है। देखो अगर मैं ऐसा कर दूं तो आर्क क्या है, दो आर्क होता है। अगर यहाँ माइनर सेक्टर बना दूं तो अपने को दो आर्क देखने मिलेगा। एक ये ग्रीन वाला आर्क जो कि माइनर आर्क है, ठीक है, ये ग्रीन वाला आर्क जो कि माइनर आर्क है, और एक और आर्क दिखने मिलेगा, ये पिंक वाला आर्क, ये पिंक वाला आर्क जो कि मेजर आर्क है, जो कि मेजर आर्क है। तो बोलता आर्क होता क्या है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, या तो रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड टू रेडियस। आपको नहीं लगता सरकमफरेंस क्या होता है, सरकमफरेंस तो सर्कल की बाउंड्री होती है, इसको सरकमफरेंस कहते हैं, इसको हम सरकमफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, आर्क होता क्या है, अ पार्ट ऑफ सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। क्या आपको नहीं लगता ये जो ग्रीन पोर्शन है या पिंक पोर्शन है, वो सरकमफरेंस एक छोटा सा हिस्सा ही तो है, ये पार्ट क्या है, सरकमफरेंस एक छोटा सा हिस्सा। तो 24 का ऑप्शन बी ही हो जाएगा। तो सामने सामने आंसर दे दिया है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं ये वाला सब समझ में आया होगा। उन्होंने जानबूझ के 23 के सामने ए ही ऑप्शन दे दिया, ठीक है ना, ताकि बच्चे ना करे या कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें है ही नहीं, 23 का आंसर ए, 24 का आंसर बी, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 25। हर एक सम 2 मार्क का है, कोई भी 9 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 13, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बोला है, इसका जीरोस निकालने बोला है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 नंबर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, जीरोस निकालने के लिए हम इक्वल टू जीरो करेंगे। अब इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो लगाना है, वो लगाओ, या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मैं तो बोलूंगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आएगा, तो फट से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने का वो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लस 15, आपने स्प्लिट कर दिया 8 को 5 और 3 में, पहला 2 लाइन, दूसरा 2 लाइन, इसमें x कॉमन, अंदर बचेगा x+5, यहाँ पे 3 कॉमन, अंदर बचेगा x+5 इक्वल टू 0। पूरे ब्रैकेट में x+5 एक तरफ, दूसरे डब्बे में x+3, ठीक है ना। एक बार x+5 को इक्वल टू 0 करोगे, एक बार x+3 को इक्वल टू 0 करोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। एक को आप अल्फा बोलोगे और एक को आप बीटा बोलोगे, बराबर। अब इतना काम तो आपका हो गया, इसका मार्क्स मिल जाएगा 1 मार्क्स। अब क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये इतना बड़ा लाइन पढ़ के डरने का नहीं, वो ये बोलना चाह रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर होती है कि नहीं, जाओ चेक करो, ठीक है ना। ये चेक करो जाकर, जाके ये चेक करो। और बोला है अल्फा इंटू बीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ रहा है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, c/a। जाओ चेक करो ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला आपस में इक्वल है कि नहीं, वो जाके चेक करो, और ये फॉर्मूला आपस में इक्वल है कि नहीं, जाके चेक करो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x+15, इसमें से ए बी सी निकाल लेते हैं। ए आपका 1 है, बी आपका 8 है, और सी आपका 15 है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी -5 प्लस -3, ये हो जाएगा -5 -3, जो कि हो गया -8, ठीक है। अगर बच्चे लोग को यहाँ पे नहीं तकलीफ आता है ना कि मेरे को प्लस माइनस करने नहीं आता है, तो मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ। या तो ये वाला पार्ट इजी रहेगा, या तो ये वाला पार्ट इजी रहेगा, जो इजी लगेगा ना वो डाल देने का, ठीक है ना। मान लो कि तुमने ये नहीं किया, ये तुमको नहीं आया है, ठीक है ना। आप क्या करना, -b/a निकाल लेना, ठीक है। -b/, माइनस ये रहा, b पता नहीं, मतलब b ऊपर है, b का डब्बा ऊपर बना दिया, a का डब्बा बना दिया। देख रहे हैं हम, b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 1 है, आंसर आया ना -8। तो आपको क्या करना है, ये लाइन लिख के डायरेक्टली लिख देना -8, बात खत्म, वो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो उसका आप टेंशन मत लेना, ठीक है। जैसे अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, -5 इंटू -3। अगर मान लो किसी को नहीं समझ में आता कि +15 लिखूं या -15 लिखूं, कंफ्यूजन है, तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको स्किप करो, जाने दो, c/a निकालो। c क्या है 15, a क्या है 1, 15/1 क्या आ रहा है 15 आ रहा है ना, इसका आंसर 15 ही डालना, ठीक है ना। बहुत बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन चलता रहता है उनका, ठीक है। तो -15 हटा के खाली 15 लिख देना। उम्मीद करता हूँ इस जुगाड़ समझ में आ गया है आपको। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, ठीक है। ये तो बेसिक वाले खास करके इंपॉर्टेंट में डाल दो, ये बार बार पूछ रहा है, हर पेपर में पूछ रहा है। आपने गाला 2 कर लिया, 1 कर लिया होगा शायद,
3 चल ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट दे दिया है, सम यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया है कितना -3, और प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 2। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता है वो आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो आपका -3 है, अल्फा इंटू बीटा 2 है। इसमें खाली फॉर्मूला पुट करना था, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। इसको भी बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो, खाली इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है एक इक्वेशन दे रखा है और बोला उसका रूट्स निकालो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, यानी श्रीधराचार्य, सॉरी श्रीधराचार्य फैक्टराइजेशन मेथड बोलो। फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। आगे का नंबर और पीछे का नंबर मल्टीप्लाई करने का क्या आएगा, 6 आएगा ना। तो मल्टीप्लाई से आपका +6 बनना चाहिए और ऐड करके आपका क्या बनना चाहिए, -5। तो ऑप्शन है -2 -3 -2 -3। तो हमारा जो दो नंबर है -5 बनाने के लिए हो जाएगा -2x -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे का दो नंबर पीछे का दो नंबर, 2x x -1 -3 कॉमन अंदर x -1 इक्वल टू 0। पूरे डब्बे में x -1 एक डब्बे में डालो, 2x -3 अलग डब्बे में डाल दो। तो x -1 को इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, 2x -3 को इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ पे 2x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है अपना क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है विच टर्म ऑफ एपी इज 78। ये टेक्स्ट बुक का सम है, एनसीईआरटी का ही सम है। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो और बेसिक वाले इसको भी इंपॉर्टेंट में डाल दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 है, 3 दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है, 18 दिया है, ऐसे चलते जा रहा है चलते जा रहा है। बोलता है कौन सा टर्म, टर्म से पहले विच लिख दिया, टर्म से पहले हमेशा एन होता है, यानी एन पे क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले तो हम ए और डी लिख लेंगे, ए है आपका 3, डी है आपका 8 - 3 यानी 5। अब देखते हैं टर्म से पहले विच लिखा है, टर्म से पहले हम जानते हैं टर्म से पहले जो भी कुछ होता है वो एन है, यानी एन पे सवाल उठ गया है। तो इसको क्या बनना पड़ेगा, इसको ए एन बनना पड़ेगा, ए एन इक्वल टू 78। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 78। ए की वैल्यू है 3, एन पता नहीं, डी आपका है 5, ठीक है ना। तो एन -1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 -3। n-1 into 5 equal to 75, n-1 equal to 75/5, n-1 is 15, n की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 1 जो कि आ गया है 16, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं, इतना आप नोट डाउन अच्छे से कर लो। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, 9 17 25 डॉट 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 डॉट। आप क्या करना ना, कभी भी एपी दिया जाएगा सबसे पहले एन, सॉरी ए और डी लिख लेना। ये हो गया आपका 9, डी हो गया आपका 17 -9, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, ठीक है। अब क्या दिया, टर्म से पहले हाउ लिख दिया, टर्म से पहले हम जानते हैं एन होता है, लेकिन एन पे तो क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसको या तो ए एन बनना पड़ेगा या तो एस एन बनना पड़ेगा। क्या लिखा है, सम दे दिया, सम 636, यानी एस एन हो गया वो 636। एस एन का फॉर्मूला अपने को पता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू दे दी है 636, ठीक है। एन एन पता नहीं, ढूंढना है, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। 636 हो जाएगा, n/2 18 प्लस 8n-8, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 636 इंटू 2, n हो जाएगा 18 - 8 हो जाएगा 10, 10 प्लस 8n। अगर आप देखोगे तो 636 इंटू अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 1272, और यहाँ हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, ठीक है ना। ये पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो इसको वापस से मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इतना मेहनत में थोड़ा ज्यादा कर दिया, ठीक है ना। तो ये 636 हो गया, ये 5n हो गया, ये 4n स्क्वायर हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इधर इक्वल टू 0 कर देता हूँ, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636,
6, ठीक है ना। अब अपने को ऐसा नंबर चुनना है, ऐसा नंबर चुनना है कि मल्टीप्लाई से 636 इंटू 4, 636 इंटू 4 आपका होता है 2544, ठीक है ना। यानी मल्टीप्लाई से, ये रफ रफ पार्ट यहाँ करके दिखा देता हूँ, रफ पार्ट, मल्टीप्लाई से आपका क्या बनना चाहिए, 636 इंटू 4 जो कि होता है 2544, यानी मल्टीप्लाई करके 2544 होना चाहिए, और ऐड करके, सॉरी, -2544 होना चाहिए, ठीक है ना। ऐड करके क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 48 53 से करूंगा ना, 48 53 48 53 से -48 53 से, तो आपका चॉइस बन जाएगा। इस, या तो आपको स्प्लिटिंग नहीं आता तो आप यहाँ पे श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 5n को स्प्लिट कर दिया, -48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। आगे का दो नंबर, पीछे का दो नंबर, 4n कॉमन, अंदर बचेगा n-12, यहाँ पे 53 कॉमन, अंदर बचेगा n-12, 4n प्लस 53 एक डब्बे में, और n-12 इक्वल टू 0 अलग डब्बे में। 4n+53 इक्वल टू 0 बन जाएगा, और n-12 इक्वल टू 0 बन जाएगा। n की वैल्यू हो जाएगी -53/4, n की वैल्यू हो जाएगी 12। n फ्रैक्शन में नहीं होता, नेगेटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी नहीं होता, इसलिए ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 12 एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। ये आपको नहीं आता तो आप श्रीधराचार्य या स्प्लिटिंग द मिडिल, सॉरी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले अच्छे से इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लो। एनसीईआरटी बेस्ड सम है, एनसीईआरटी का ही सम है, ठीक है ना। अच्छे से इसको रट लो, या तो चॉइस इसका याद कर लो, ठीक है। तो उम्मीद कर तो इतना समझ में आया है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 30, बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों, इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लो। ये एनसीईआरटी बेस्ड सम है, एनसीईआरटी का ही सम है, ठीक है ना। सेकेंड एक्सरसाइज का लास्ट सम, ठीक है। तो बोला एक रोम्बस है, रोम्बस, रोम्बस ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है 3,0, बी दे दिया है 4,5, सी दे दिया है -1,4, और डी दे दिया है -2, -1। टेकन इन ऑर्डर मतलब लाइन में, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसा, ठीक है। अब बोला है, ये देखो ये हिंट दिया है, ये हिंट एग्जाम में स्टैंडर्ड वालों को तो नहीं मिलेगा, मैं जहां तक जानता हूँ बेसिक वालों को भी नहीं मिलेगा। तो आप एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला याद रखना। एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर दे दिया हिंट, वैसे याद रखना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसको करना है, डायगोनल को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं आपको डायगोनल बता देता हूँ, डायगोनल होता क्या है। एसी को डायगोनल कहते हैं और बीडी को डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना। यानी आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, एसी के साथ आपको बीडी को मल्टीप्लाई करना है, यानी वो एसी इंटू बीडी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो इन शॉर्ट आपको एसी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है पहले तो। ये जो एसी है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए का कोऑर्डिनेट 3,0 और सी का कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ -1,4, ठीक है ना। तो पहले एसी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ। एसी पे डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आपको क्या करना है, पहला नंबर वैसे ही रखना है, दूसरा जो नंबर लोगे ना, x2 - x1, तो वो क्या हो जाएगा, एक मिनट में पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, आपको समझ में आएगा। x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, सिंपल भाषा में, पहला नंबर वैसे ही रखने का, और दूसरा जब नंबर लिखोगे ना, तो माइनस है तो प्लस लिख देने का, और प्लस है तो माइनस लिख देने का, ठीक है। तो यहाँ ऐसा हो जाएगा 3 + 1 द होल स्क्वायर। जैसे इसमें बताऊं तो इसको लिख दूंगा 4 - 0 या 0 - 4, जो भी होगा सेकंड नंबर जो होगा उसका साइन चेंज कर देने का। तो 0 - 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा एसी की वैल्यू हो जाएगी, एसी की वैल्यू हो जाएगी √16 + 16, यानी 32। 32 को आप लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। 4√2 आप इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डायगोनल बीडी निकालूंगा। ये भी तो डायगोनल है ना, इसको भी तो निकालना है, इस डायगोनल को हमको निकालना है। तो बीडी का डायगोनल, तो बी की वैल्यू और डी की वैल्यू आपस में मैं लिख देता हूँ। बी है आपका 4,5 और डी है आपका -2, -1, ठीक है। तो मैं बीडी पे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो वापस वही बनेगा, 4 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, और 5 + 1 हो जाएगा होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 जो कि है 72, 72 यानी 6√2। ठीक है, अब आपको फाइनल फॉर्मूला लगाना है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का एरिया ऑफ रोम्बस के लिए। एरिया ऑफ रोम्बस का भी हमने फॉर्मूला देखा, देखा नहीं, याद रखो इसको, ठीक है, देखा नहीं होगा एग्जाम में। हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, यहाँ ये रहा, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, हाफ ए रहा, ए सी आपने अभी देखा, ए सी आपका मिला है 4√2 यूनिट, है या यूनिट होता है, अभी यूनिट आएगा। ठीक है, 4√2 यूनिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√2, और बी डी क्या मिला, 6√2, √2 इंटू √2 होता है 2। ठीक है ना, तो 4 इंटू 6 इंटू 2 और डिवाइड में 2 है, 2 से 2 कट, आंसर होगा 24 स्क्वायर यूनिट एरिया पे, स्क्वायर लगता है यूनिट पे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का सम है और बेसिक और स्टैंडर्ड वाले इसमें इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लो। फिर हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए 6,5 एंड बी 4,5। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट है, एक लाइन सेगमेंट पे कोऑर्डिनेट है ए का कोऑर्डिनेट है 6,5 और बी का कोऑर्डिनेट है 4,5। इसका एक मिड पॉइंट है, मान लो उसको एम ले लिया मैंने, बोला जो मिड पॉइंट ढूंढ दो, एम का कोऑर्डिनेट जाके ढूंढ कर दो हमको। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको आप x1 और y1 ले लोगे, इसको आप x2 और y2 ले लोगे। तो x1 यानी 6, x2 यानी 4 अपॉन 2, y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 कॉमा 10 अपॉन 2, यानी क्या हो गया 5,5। ठीक है, ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, सेक थीटा की वैल्यू दे दी है 13/12। देखो सेक थीटा दे दिया है 13/12, मुझे पूछा क्या है, कॉस थीटा ढूंढो। ठीक है ना, कॉस थीटा अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक है ना, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। ठीक है, आपको पता है ना, ये देखो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इधर आप लिखते हो ओ ए ओ, अपॉन 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 एच एच ए, यानी कॉस और सेक देखोगे आप एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, सेक क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, और कॉस क्या होता है, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, और सेक क्या है, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो यहां से ही आपको पता चल जाएगा, जो आपको कॉस थीटा सम में पूछा है, कॉस थीटा का आंसर क्या हो जाएगा 12/13। दूसरा क्या पूछा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो क्या रहा है, हाइपो अपॉन ऑपोजिट, कोसेक थीटा होता है हाइपो अपॉन ऑपोजिट। तो हाइपो तो है हमारे पास, देखो ना हाइपो तो है, हाइपो तो है, यहाँ से तो आप हाइपो निकाल ही लोगे। ठीक है, तो हाइपो तो हो गया 13, लेकिन ऑपोजिट अपने पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी इन दोनों की मदद से हम ऑपोजिट ढूंढ लेंगे। ठीक है ना, तो एक ट्राइंगल बना देता हूँ ताकि आपको फील आए कि क्या हो रहा है सब में। अंदर आपको बनाना है, रफ नहीं है। आपने थीटा यहाँ ले लिया, एंगल यहाँ ले लिया। ठीक है ना, अगर मान लो मेरे को इससे निकालना है, ठीक है ना, हाइपो आपका देख रहे हो, हाइपो आपका 13 दिया हुआ है, तो हाइपो हो गया 13, और एडजेसेंट आपको कितना में दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो एडजेसेंट यहाँ 12 आ जाएगा। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लगाऊं, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर पता नहीं, तो हो जाएगा 169 144 बी सी स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बीसी आपका जो है वो 5 आ गया। और बीसी किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, थीटा के सामने जो रहता है उसको ऑपोजिट कहते हो, तो ऑपोजिट आ गया आपका 5। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में इसको डाल दे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 प्रूव दैट है, लिखा है सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है अपने को।
ठीक है ना, आंसर 1 लाना है अपने को, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देने का। सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos है, ये 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने दो कि वो साइन में ही है। सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का, सेक को लिख सकता हूँ 1/cos है, tan को लिख सकता हूँ sin/cos है, ठीक है। ये यहाँ तो 1/sin ए हो गया, नीचे तो यहाँ क्या हो गया, cos ए हो गया ना। वन देखो ना, 1 है, 1 तो मल्टीप्लाई में निकल जाएगा। नीचे यहाँ पे इन दोनों में, इसमें इस ब्रैकेट में आपका अगर एलसीएम लोगे तो cos ए आ जाएगा, cos ए ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब नीचे क्या हो गया cos ए इंटू cos ए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये दोनों देखो ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो cos ए इंटू cos ए क्या हो गया, cos स्क्वायर है, ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी आ गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो हेंस रूट हो गया ये, है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, सर उठा के टावर के टॉप को देखा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये रहा ग्राउंड, ये इसको ग्राउंड बोल दिया मैंने, डैश डैश कर रहा हूँ। उधर पे एक पॉइंट है, यहाँ से मैं सर उठा कर ऐसे सर उठा रहा हूँ, 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 सर उठा के मैं क्या देख रहा हूँ, टावर के टॉप को देख रहा हूँ, टावर की किसको देख रहा हूँ, टॉप को। तो ये रहा आपका टावर, टावर के मैं टॉप को देख रहा हूँ सर, यहाँ से सर उठाया 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 उठाया, और मेरी नजर का एरो ये रहा, और ऐसे टॉप को देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये लिया ए बी सी, यहाँ ए बी क्या है, टावर है, और बी सी क्या है, ग्राउंड है, और ये सी मैं हूँ, ठीक है ना, या तुम, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फ्रॉम अ ग्राउंड कहाँ पे है वो पॉइंट, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का फुट क्या है, टावर का फुट है बी, बी से 30 मीटर दूर मेरा पॉइंट है सी, ठीक है, ये 30 मीटर है, और कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। बोलता हाइट ऑफ टावर ढूंढो, टावर पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अगर मैं टेन थीटा लगाऊं, टेन थीटा का फॉर्मूला है, टेन थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ पे पहले थीटा लिख लेते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो थीटा मेरा 30 डिग्री है, ऑपोजिट थीटा के जो सामने होता है उसको अपोजिट कहते हैं, ठीक है। तो मेरा ए बी अपोजिट हो जाएगा, और एडजेसेंट थीटा और 90 के बीच में जो लाइन फंसता है उसको एडजेसेंट कहते हैं, वो 30 है। टेन 30 1/√3 ए बी अपॉन 30, 30 यहाँ चला जाएगा, तो 30/√3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू। लेकिन हम जानते हैं ए बी को रैशनलाइज करना पड़ता है, नीचे अगर रूट आएगा तो √3 इंटू √3, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 30√3/3, 3 ये हो जाएगा 10√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर, ठीक है ना। एनसीईआरटी का सम है, और बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको डाल दो, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 35 एक हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, ये रहा कटोरा, हेमिस्फीयर यानी कटोरा, खड्डा वाला, ठीक है ना, कटोरा अंदर से भरा नहीं है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, माउंटेड बाय नहीं, उसके ऊपर रखा है, क्या रखा है, खोखला सिलेंडर, देखो ना हॉलो यानी खोखला सिलेंडर रखा है, तो इसके ऊपर खोखला सिलेंडर रखा है, ठीक है। तो कोई टेस्ट ट्यूब जैसा दिख रहा है, ऐसा समझ लो पतीला, पतीला भी देखना नीचे हल्का सा स्पीयर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम है, आपको दिख रहा है सिलेंडर दिख रहा है, और आपको डेटा में क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर दिख रहा है, तो इनका डेटा लिख लेने का, इनका डेटा लिख लेने का। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम ही होगा ना, हेमिस्फीयर और सिलेंडर का, तो रेडियस इसका भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल हाइट ऑफ वेसल, वेसल का पूरा हाइट दिया है, वेसल का पूरा हाइट यहां से लेके यहाँ तक 13 दिया हुआ है, बात समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे सिलेंडर की हाइट नहीं पता, अब आप बात समझो, आपको नहीं लगता
कि ये जो रेडियस है 7, वो यहां से यहां भी 7 ही होगा, यहां से यहां तक भी 7 ही होगा, और यहां से यहां तक भी 7 ही होगा, यानी यहां से यहां तक कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है ना, तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, 13 - 7। ठीक है ना, तो हाइट कितना हो जाएगा, 13 - 7 यानी 6, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, देखो अभी 6 और 7 को ऐड करो, पूरा 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया नहीं, आपको एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया लिख लो, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो कहाँ कहाँ आप पेंट कर पाओगे, आप पेंट यहाँ करोगे, देखना येलो कलर आप यहाँ पेंट करोगे, जिसको आप 2πRH बोलोगे ना, इसको 2πRH बोलोगे आप, 2πRH। और कहाँ पेंट करोगे, यहाँ पे 2πr² पे पेंट करोगे। तो ये दो जगह आप पेंट करने वाले हो, तो आपको पेंट कहाँ करना है, 2πRH, ये सिलेंडर का पार्ट है, और प्लस 2πr² जो कि हेमिस्फीयर का पार्ट है। ठीक है ना, आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है, आप अलग अलग कैलकुलेट करो, आपको कॉमन निकाल के कैलकुलेट करना है तो आप कॉमन निकाल के कैलकुलेट कर लो। तो मैं कॉमन निकाल देता हूँ, 2π और r, अंदर क्या बचेगा, h+r। वो आपका चॉइस है, आपको नहीं जमता कॉमन निकालना तो आप नहीं कर सकते हो, सिंगल सिंगल कर सकते हो। r की वैल्यू आ गई है 7, हाइट मेरा है 6, ये रहा, यहाँ पे डेटा अलग कर देता हूँ। हाइट है आपका 6 और रेडियस है आपका 7, यहाँ से 7 से 7 कट हो गया, 44 बचा, ब्रैकेट में 13 बचा। अब 44 इंटू 13 आपको कर लेना है, 44 इंटू अगर मैं 13 करूं तो 44 इंटू 13 आएगा 572, और एरिया पूछा इसलिए हम क्या डाल देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेसिक वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, एनसीईआरटी का ही सम है। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है, सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर इज 37। तो सबसे पहले हम लोग को खाली इतना समझना है, एक सिलेंडर है जो कि सॉलिड है, सॉलिड मतलब पेंसिल जैसा, अंदर भी भरा है मटेरियल, यानी अंदर पूरा मटेरियल उसके भरा हुआ है। ठीक है, अंदर अंदर पूरा ऐसा मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, नीचे से पूरा बंद है। ठीक है, नीचे से पूरा बंद है ऐसे। ठीक है, अब क्या लिखा है, सम, सम मतलब प्लस, किसका प्लस, रेडियस का, रेडियस ऑफ बेस मतलब रेडियस, और किसका प्लस, हाइट का। रेडियस और हाइट का प्लस कितना दे दिया उसने, 37 सेंटीमीटर दे दिया। उधर टोटल सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया कितना दे दिया उन लोग ने, 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उधर फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ लिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है ना, अब मान लो अपने को टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, बराबर। टोटल सरफेस एरिया यानी आपका कहाँ कहाँ पेंट लग गया, तो आप यहाँ पेंट कर पाओगे πr² पे। ठीक है ना, आप यहाँ पेंट करोगे πr² पे, और यहाँ पेंट करोगे 2πRH पे। यानी टोटल सरफेस एरिया आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, 2πRH प्लस πr² प्लस πr², यानी 2πRH प्लस 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया वो लोग ने कितना दे रखा है, 1628। यहाँ पे अगर 2πr कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, h+r। और h+r की वैल्यू कितनी दे दी गई है, h+r की वैल्यू अगर आप देखोगे ये रहा। ठीक है ना, ये डेटा दिया हुआ है और कुछ कुछ चीज इसमें पूछा हुआ है, तो r+h की वैल्यू यहाँ से अपने को पता चल गया, कितना आया, पाई ये हो गया, रेडियस पता नहीं मुझे, और हाइट प्लस आर कितना हो गया, 37 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 1628 इधर, 7 इधर आके मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 2 × 22 नीचे आ जाएगा, और 37 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 1628 को मैं डिवाइड बाय 7 करूं, सॉरी डिवाइड बाय 37 करूं, तो ये हो जाएगा 44, 44 जा से जाएगा, और 2 22 जा से जाएगा, फिर 22 से उड़ जाएगा, यानी रेडियस कितना आ गया, ले देके 7 आ गया। ठीक है ना, अब क्या पूछ लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन उससे पहले हम हाइट निकाल लेते हैं। r+h की वैल्यू कितनी है, 37, तो r मेरा 7, h h हो जाएगा 37 - 7, h हो गया 30 सेंटीमीटर। मुझे पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना है,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मेरा 7 × 7 × ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 7 और 7 एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। तो 22 × 7 × 30, 22 × 7 154 होता है, 154 × 30 हो जाएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यूब क्योंकि वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पर हमेशा क्यूब लगता है। ये स्टैंडर्ड वाले इंपॉर्टेंट में डाल दो, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे ये चीज नया आया, इसका इस्तेमाल हमने किस तरीके से कॉमन निकाल के किया है वो सीखना, इस वजह वो सीखना इसमें जरूरी है। इस वजह से ये सब इंपॉर्टेंट में चला जाता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ यूजुअल नोटेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई 625 समेशन एफ आई 100 फाइंड मीन। मीन पूछा है। मीन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू दे दी है 625 और समेशन एफ आई की वैल्यू है 100। 625 को 100 से डिवाइड करोगे तो 6.25, सॉरी 6.25 आ जाएगा। तो आपका मीन बन जाएगा 6.25। ये बेसिक वाले वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट हम 38 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है हमारा हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है x प्लस वाई इज 5। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 दी हुई है और टू एक्स माइनस 3y इज 4 दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है सब्स्टिट्यूशन से करो। देखो एग्जाम में नहीं आएगा तो आप एलिमिनेशन करके आ जाना, मैं तो सिंपल यही बोलता हूँ। आंसर छोड़ने से तो अच्छा है ना, ठीक है। लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। ये पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन। आपका जो पहला इक्वेशन होता है उसमें से x या y की वैल्यू निकाल लेने का। तो मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ 5 - x। और अगर y की वैल्यू निकल जाती है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देने का सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन से निकला। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। अगर आपका इक्वेशन फर्स्ट में से निकाला है तो आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो। तो सेकंड इक्वेशन हम पहले लिख देते हैं। x, y की वैल्यू हो जाएगी 5 - x 2x। माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -15 प्लस 3x। 2x + 3x 5x हो गया, ठीक है। अब 5x = 4 + 15, तो 5x हो जाएगा 19, x हो जाएगा 19/5। यहाँ अपॉन में आ गया, थोड़ा सा तकलीफ वाला सम हो सकता है आगे। अब y की वैल्यू आप देख रहे हो, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकली है 5 - x। तो y हो जाएगा 5 - x, यानी 5 - 19/5। एलसीएम लूंगा तो इसके नीचे 1 है। 5 × 5 25 -19/5। 25 - 19 यानी हो जाएगा 6/5। तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सम समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 9। बोलते हैं 5 पेंसिल, ठीक है ना, और 7 पेन। मान लो ये पेंसिल ये रहा, ठीक है, और पेन ये रहा, ठीक है, ये पेन हो गया। बोलता है 5 पेंसिल और 7 पेन लिया ना, ये पेंसिल हो गया और ये पेन हो गया। 5 पेंसिल लिया और 7 पेन लिया तो मुझे दुकान वाले को 50 रुपया देना पड़ा। तो एक पेंसिल की कीमत मान लो x है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 5x। 10 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 10x। उसी तरीके से 7 पेन की, एक पेन की कीमत अगर मैंने y ले लिया तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 7y, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं, वापस से स्टार्ट, शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज y, रुपीस। रुपीस। अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपया है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 5x। एक पेन की कीमत y रुपया है तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, सॉरी 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 7y। उसने दोनों मिलाकर दुकान वाले को कितना रुपया दिया 50 रुपया। इन दोनों को मिला के कितना रुपया दिया 50 रुपया। उसी तरीके से अब नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं। 7 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी
एक पेंसिल की कीमत x है, तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 7x। 5 पेन, एक पेन की कीमत y है, तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 5y। अब दोनों मिलाकर कितना रुपया दे रहा है? 46, यानी 7x प्लस 5y इज 46। अब इसको एलिमिनेट करने जाएंगे तो हम x को एलिमिनेट करते हैं। इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, वो बन जाएगा 35x प्लस 49। यहाँ से पूरा यहाँ तक सबको मल्टीप्लाई करने का, पूरा मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। 35x प्लस 49y इज 350, 350। 35x प्लस 25y इक्वल टू 46, 5 जा 5 6 जा 30, 5 4 जा 23, 230, ठीक है ना। एलिमिनेट करते हैं हम लोग, यहाँ से कट हो गया, यहाँ हो जाएगा 24y, ये हो जाएगा 120, y हो जाएगा 120 अपॉन 24। 12 10 जा 12 2 जा 2 5 जा, y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू 5 आई, तो आप किसी भी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है? 5x प्लस 7y इज 50। 5x 7y, y की वैल्यू है 5, इक्वल टू 50। 5x प्लस 35 इक्वल टू 50, ठीक है ना। 5x क्या हो जाएगा? 50 माइनस 35, कितना आ जाएगा? 15। 5x हो जाएगा 15, x की वैल्यू हो जाएगी 15/5, x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो x यानी पेंसिल, पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा? 3 रुपया एक पेंसिल का कीमत। और एक पेन का कीमत, पेन को आपने y लिया था, तो एक पेन का कीमत कितना हो जाएगा? 5 रुपया, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बेसिक वाले इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल कर रख दो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये सम बेसिक वाले एलिमिनेशन से नहीं आया एग्जाम में, हाँ, प्रैक्टिस करने के टाइम तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, एग्जाम में नहीं आया तो एलिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया 11th टर्म, 11th टर्म मतलब A11 इज 38, यानी A11 कितना आ गया? 38। और 16th टर्म यानी A16, A16 कितना दे दिया है? A16 दे दिया है 73। कॉमन डिफरेंस ढूंढो, कॉमन डिफरेंस यानी डी को ढूंढो। A16 होता है, सॉरी A11 होता है A प्लस 10D, ठीक है ना। A11 को मैंने A प्लस 10D लिख दिया, और A16 को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 15D। एलिमिनेट करता हूँ, यहाँ से A कट हो गया, यहाँ -5 बचा, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी 73 में से 38 गया, तो 3 13 5, 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। -35, माइनस से माइनस कट गया, 5D हो गया 35, डी हो जाएगा 35/5, तो डी की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 भी बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दो, टेक्स्ट बुक का हिस्सा में, एनसीईआरटी का हिस्सा में पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है, ए कोऑर्डिनेट दिया है, बी एक कोऑर्डिनेट दिया है, सी एक कोऑर्डिनेट दिया है, और ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट दिया है। चेक करना है आइसोसेलेस है कि नहीं। आइसोसेलेस में बना देता हूँ। आइसोसेलेस क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। एक कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट है 6, 4, और सी का कोऑर्डिनेट है 7, -2। चेक करना है आपको, चेक करना आइसोसेलेस है कि नहीं। आइसोसेलेस में क्या होता है? दो साइड कोई भी इक्वल होता है, या तो ए बी ए सी के इक्वल होगा, या तो ए सी बी सी के इक्वल होगा, या तो बी सी ए बी के इक्वल होगा। कोई दो साइड आपका इक्वल आएगा, ठीक है ना। हम चेक करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर कौन सा वैल्यू सेम आता है। ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो 5 - 6 या 6 - 5 लिख सकते हो, जो आपको सूट करे। में लिख दिया 6 - 5 द होल स्क्वायर। उसी तरीके से 4 माइन, जो सेकंड नंबर पे लिखते उसको प्लस कर देते, साइन चेंज कर देते, प्लस नहीं साइन चेंज कर देते, तो 4 + 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरीके से ये हो जाएगा 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर, 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर, 1 + 36
ये हो जाएगा √37। अब उसी तरीके से हम निकाल लेंगे, ए बी निकाल लिया, अब मैं निकाल लूंगा बी सी की वैल्यू। तो बी सी निकालने गया तो अंदर आ जाएगा, बी सी में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो हो जाएगा 7 - 6 द होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 द होल स्क्वायर। 7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर, 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर, 1 + 36, ये हो जाएगा √37। ठीक है ना। अब ये दो साइड तो सेम आ गया, ए भी आपका √37 आ गया, बी सी आपका √37 आ गया। लेकिन अगर ये भी √37 आया तो आइसोसेलेस नहीं होगा, ये तो इक्विलैटरल बन जाएगा, इसलिए आपको ए सी भी चेक करना जरूरी है। ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, ए बी आ गया सर, बी सी आ गया, इक्वल हो गया, तो आपको जरूरत है क्या करने का? बिल्कुल जरूरत है करने का। ठीक है ना। फिर हम निकालने वाले हैं एसी। एसी निकालते हैं, यहाँ पे निकाल देता हूँ एसी। एसी क्या हो जाएगा, 7 7 - 5 कर देता हूँ, अंडर रूट में लिख दिया 7 - 5 द होल स्क्वायर। उसी तरीके से -2 करके +2 कर दिया, -2 + 2 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हूं मैंने, 2 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 का √2। एसी की वैल्यू 2 आ गई। तो अपने को देखने में मिल रहा है ए बी और बी सी इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है ना। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल लो, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 42। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment a 4 - 3 और b 8 - 5। यहाँ बना दिया, a कोऑर्डिनेट बना दिया 4, -3 और b का कोऑर्डिनेट बना दिया 8, 5। ठीक है ना। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लो यहाँ p है, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3, 1। मुझे इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है। जब रेशियो अलग अलग रहेगा तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला आपको बता दूं तो सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n। अब हम सबकी वैल्यू खाली उठा उठा के पुट करेंगे। ठीक है। m है मेरा 3, x2 है मेरा 8, n है मेरा 1, x1 है मेरा 4, m+n यानी 3 + 1। उसी तरीके से यहाँ पर m यानी 3, y2 यानी 5, n यानी 1, y1 यानी -3 अपॉन m+n। यहाँ पर आ जाएगा x, y की वैल्यू हो जाएगी 24 + 4 अपॉन 4, 15 - 3 अपॉन 4। 24 + 4 यानी 28 अपॉन 4, 12 अपॉन 4। 28 अपॉन 4 यानी 7, 12 अपॉन 4 यानी 3। तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7, 3। फिर हम सब में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। टू कोसेंट्रिक सर्कल, यानी दो सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, जैसे कि ऐसा एक सर्कल ये रहा और उसी के अंदर दूसरा सर्कल, तो दूसरा सर्कल ये रहा। ठीक है ना। दोनों का सेंटर, दोनों का जो सेंटर है वो एक ही है। ठीक है। एक का रेडियस 8 है, तो सीधी सी बात है छोटे वाले सर्कल का रेडियस 8 होगा। ठीक है ना। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 8 होगा। दूसरा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 17। तो यहाँ से लेके मैं 17 ऐसे बना देता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों उसको 17 ऐसे बनाया। ठीक है। अब क्या बोला है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है, बड़ा सर्कल यानी ब्लू वाला सर्कल, जो ब्लू वाला सर्कल है उसका जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच होते हुए जा रहा है। तो स्मॉलर सर्कल को टच होते हुए इसका कॉर्ड ऐसे ऐसे करके टच होकर जा रहा है। तो छोटे सर्कल के लिए यानी ग्रीन वाले सर्कल के लिए ये ब्राउन वाली लाइन जो डॉटेड डॉटेड लाइन है वो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये जो ओ एम है, जो रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट में हमेशा हम जानते हैं कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये जो ए ओ एम वाला कोऑर्डिनेट है, ट्राइंगल है, उस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या बनेगा, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ए ओ स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर, ओ एम यानी 8 का स्क्वायर, और ए एम स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए एम स्क्वायर। 289 - 64 इज
am स्क्वायर, तो हो जाएगा 225 इक्वल टू am स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, 225 का रूट होता है 15, तो am की वैल्यू आ गई 15, यहां से लेके इतना लेंथ आपका आ गया 15, ठीक है ना। अब मुझे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक है, लार्जर सर्कल का कॉर्ड ये रहा, देखे ये ये लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, ये पूरी पिंक लाइन, ठीक है ना, मान लो ए बी है, तो ये जो ए बी का लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है, ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, यानी जितना ये 15 है उतना ही 15 ये भी आएगा, ठीक है, तो 30 होने वाला है। तो हम थोड़ा तरीके से लिखेंगे, 2 × 15 यानी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेसिक वाले इसको इम्पोर्टेंट डाल दे, एनसीईआरटी रिलेटेड सम है ना, एनसीईआरटी का सम नहीं, एनसीईआरटी जैसे ही सम है, ठीक है, उसमें नंबर अलग है खाली। हम सर नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में ना एक टेबल दे रखा है, ठीक है ना, तो टेबल टेबल थोड़ा हम लोग बना लेते हैं, या इसी से मैं कर देता हूँ, चलो ना। फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम, मॉडल लाइफ टाइम क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 61, ठीक है ना, तो 61 आपका क्या बन जाएगा, F1, F1 के बाद क्या आएगा, ये F2 हो जाएगा, और F2 से पहले क्या होता है, F0, यानी जो आपका F1 है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, आंसर उसी में से निकलने वाला है, तो आंसर इसी में से निकलने वाला है, तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 60, ठीक है ना, F0 हो जाएगा 52, F1 हो जाएगा 61, और F2 हो जाएगा 38। अब बात करते हैं H की, H क्या होता है, सब में गैप कितने का दिख रहा है, आप 20-20 का गैप दिख रहा है, ठीक है ना, 20-20 का गैप दिख रहा है, तो H की वैल्यू हो जाएगी 20। मोड का अगर मुझे फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला है L+F1 - F0 अपॉन 2 × F1 - F0 - F2 × H। L कितना है, 60 है, F1 कितना है, F1 है 61 माइनस 52 अपॉन 2 × 61 - 52 - 38 H कितना है आपका 20 है, हो जाएगा 60 + 61 - 52 यानी 9, ये हो जाएगा 122 - 52 - 38 × 20, हो जाएगा 60 + 9, 122 - 52 आपका आ जाएगा 70, 70 - 38 × 20, हो जाएगा 60 + 9, 70 - 38 आ जाएगा 32 × 20, 2 10 जा 2 16 जा, ठीक है, तो हो जाएगा 60 + 90 डिवाइड बाय 16, 90 को 16 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 5.625, 60 + 5.625, ठीक है ना, तो z क्या हो जाएगा, 60 + 5.625 यानी 65.625, और z इसी नंबर में से निकलता है, तो इसमें आ जाएगा r, ठीक है ना। ये बेसिक वाले एनसीईआरटी का सम है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में इसको डाल दो, ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, जब भी डाइस को दो बार फेंकेंगे तो टोटल आउटकम क्या आएगा, टोटल आउटकम मैं लिख देता हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 4 4 4 5 4 6 5 3 5 4 5 5 5 6 6 3
646566। ये आउटकम बनाने का भी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है, पहला सवाल पूछा है फाइव विल नॉट कम अप ईदर टाइम। फाइव आना ही नहीं चाहिए एक भी बार, फाइव विल नॉट कम अप ईदर टाइम। ईदर टाइम मतलब एक भी बार फाइव नहीं दिखना चाहिए। तो फाइव कहाँ कहाँ नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 बार आपको पांच नहीं दिख रहा है आउट ऑफ 36। ठीक है। अच्छा, फाइव विल कम अप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस मतलब कम से कम एक बार फाइव दिखना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फाइव विल कम अप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस यानी वन और वन से ज्यादा बार, तो दो बार भी पांच चलेगा। तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, तो हो जाएगा 11 आउट ऑफ 36। तो ये बेसिक वाले, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो। वेरी नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में इसको डाल दो। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है नया सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, ओडीसी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ओबीए। ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो एंगल ओ के बराबर रहेगा, इसका एंगल डी एंगल बी के बराबर रहेगा, इसका एंगल से एंगल ए के बराबर रहेगा। ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब सम स्टार्ट करते हैं। बीओसी दिया है 125, ये दिया हुआ है 125, बीओसी 125 है। सीडीओ 70 दिया हुआ है, डायग्राम में बना भी ये रहा 70। बोलता है डीओसी निकालो, डीओसी ये वाला निकालो, डीसीओ निकालो। डीओसी यानी ये वाला निकालो, और डीसीओ, डीसीओ यानी ये वाला भी एंगल निकालो, और ओ ए बी निकालो, ओ ए बी यानी ये वाला एंगल निकालो। ठीक है ना। फिर से हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है डीओसी। डीओसी यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये। अब आप जान रहे ये पूरा एंगल कितना होता है, 180। एक लाइन का एंगल कितना होता है, लाइन का एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एंगल डी ओ सी, एंगल ये पहले क्वेश्चन में ही फाइंड करने बोला ना, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी कितना होना चाहिए, 180। यानी एंगल डी ओ सी और सी ओ बी कितना दे दिया, 125। ये 125 कितना हो जाएगा, 180। तो डी ओ सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, 5 50 55, ये हो जाएगा 55। तो ये आंसर आपका आ गया 55। अब किसका एंगल ढूंढना है, डीसीओ का एंगल। डीसीओ एंगल आपको इधर देखने मिलेगा ना, देखो डीसीओ, डीसीओ, डीसीओ। ठीक है। तो डीसीओ में अब हम जानते हैं ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल का टोटल एंगल यानी एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 होता है। आपको ये एंगल ढूंढना है ना, आपको ये वाला एंगल ढूंढना है। ठीक है। ये 180 होता है जिसमें एंगल डी आपको पता चल चुका है 70, ओ पता चल चुका है 55, और सी ढूंढना हो। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 125 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस 125, तो वापस से वही 55 आ गया। इसका आंसर आ गया 55। ठीक है। तो अभी इसका भी आंसर 55 है, इसका भी आंसर, ये दोनों ओके हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं ओ ए बी की। ओ ए बी, ओ ए बी अगर आपको दिखाऊं तो ओ ए बी आपको इधर देखने मिलेगा, ये रहा ओ ए बी, ओ ए बी यानी ये एंगल बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ओ ए बी। ठीक है। अब बात समझना कैसे करना है। हम जानते हैं एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ए के। यानी ये एंगल सी इस एंगल ए के बराबर है। ठीक है ना, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, यानी एंगल सी का आंसर 55 है, तो एंगल ए का भी आंसर कितना हो जाएगा, 55। तो ये आ गया 55।
ना, वो यहाँ से आया, ठीक है ना। तो ये बेसिक वाले इसको इम्पोर्टेंट में डाल दे, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 6 का सम है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि डायमेंशन ऑफ अ प्रेयर हॉल कारपेट एरिया इज 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक प्रेयर का हॉल है, उसका एरिया कितना दे दिया है, 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। उसका इसको लेंथ कहते हैं, इसको ब्रेथ कहते हैं, ठीक है। या इसको एक्स समझ लो, लेंथ को एक्स समझ लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेंथ को मैं एक्स ले लेता हूँ, लेंथ को मैं एक्स ले लेता हूँ, ब्रेथ को मैं वाई ले लेता हूँ। और मैं ये जानता हूँ एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो 300 है ना। एरिया ही तो दिया ना 300, एरिया कितना दिया 300, एरिया कितना दिया है 300, यानी एल इंटू बी इज 300। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब क्या लिखा है, लेंथ इज, लेंथ मतलब एक्स, इज मतलब इक्वल टू 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ से 1 मीटर ज्यादा है, ऐसा लिखा है ना। देखो ना, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ यानी 2y, उससे कितना ज्यादा है 1 मीटर मोर। और देन लिखा है तो देन वाली लाइन पहले लिखने की और ये वाली लाइन बाद में लिखने की, यानी 2y+1 आएगा, 1+2y मत लिखना, ठीक है। अब क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन पूछा है। डायमेंशन यानी x की वैल्यू निकालनी है, y की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू या y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ 300/x। इसमें से x y की वैल्यू निकाला और इसमें मैं पुट कर दूंगा, तो y हो जाएगा 300/x+1। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 600/x+1। अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ तो बन जाएगा 600+x/x। ये x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x² इज इक्वल टू 600+x, बन जाएगा x² माइनस x माइनस 600, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई से आपका 600 आना चाहिए, -600, और ऐड करके आपका -1 आना चाहिए। तो 24 25 से आप करोगे तो आपको वो चॉइस मिल जाएगा, 24 और -25 से, ठीक है ना। या तो आप श्रीधराचार्य भी लगा सकते हो, जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कहते हो। तो बन जाएगा x² -25x प्लस 24x -600 इक्वल टू 0। आगे का दो टर्म, पीछे का दो टर्म, इसमें से x कॉमन, x -25, यहाँ पे 24 कॉमन, x -25 इक्वल टू 0। x -25 एक डब्बे में, x +24 अलग डब्बे में, इक्वल टू 0। एक बार x -24 को हम इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और एक बार x -25 को इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और x +24 को इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 25, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -24। अभी x क्या है, अपना लेंथ है, लेंथ कांट बी नेगेटिव, इसलिए नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, और ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको x तो मिल गया, x तो ओके डन हो गया। अब y ढूंढना है। y की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा, y क्या है 300/x, यानी 300 डिवाइडेड बाय 25, 5 5 जा 5 60 जा 5 12 जा, तो y की वैल्यू हो गई 12 मीटर और x की वैल्यू हो गई 25 मीटर। ये बेसिक वाले के साथ साथ स्टैंडर्ड वाले तो खास करके इसको इम्पोर्टेंट में डाल दे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म यानी A1 होता है और लास्ट टर्म को हम AN कहते हैं। कितना दिया है 17 और 350, ये 17 है और ये 350 है। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है 9, ठीक है ना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स यानी n पूछ लिया है, और Sn व्हाट इज देयर सम यानी Sn पूछ लिया है, ठीक है। ये दो सवाल है। an को a बोलते हैं, ठीक है। an की वैल्यू क्या है, a+n-1d, ये कितना है 350, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और an की वैल्यू और सॉरी d की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। a हो गया 17, n पता नहीं, d हो गया 9, 350, 17 + 9n-9 इज 350, 8 + 9n इक्वल टू 350, 9n इक्वल टू 350 -8, 9n हो जाएगा 340
तो n हो जाएगा 342 डिवाइड बाय 9। तो 3 3 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा 3 3 जा 9 10 11 3 8 जा 24। तो n की वैल्यू हो गई 38। तो ये अपना n ओके हो गया 38। अब मुझे Sn पूछा है। Sn का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, n/2 a प्लस a n या लास्ट टर्म, क्योंकि अपने को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है। बाकी आपका चॉइस है। और नहीं समझ में आता है तो नॉर्मल एक ही फॉर्मूला याद रखो, Sn का ये वाला फॉर्मूला Sn यानी S38 38/2 2a यानी 2 इंटू 17 38 माइनस 1 और डी मेरा कितना है 9 38/2 34 प्लस 37 इंटू 9 38/2 यानी 19 होता है, 2 19 से कट गया। ये हो जाएगा 34 37 इंटू 9 होता है 333 333 प्लस 34 करेंगे तो 367 आ जाएगा। 367 इंटू 19 करेंगे तो 6973 SN S38 आ जाएगा। तो ये बेसिक वाले, इवन स्टैंडर्ड वाले, दोनों लोग इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दो। ये चैप्टर नंबर 5 AP का सम है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्स दिया है 15, 110, 135, 115, 25, ठीक है। तो एक्सआई कैसे निकलता है? एक्सआई इन दोनों के बीच का नंबर होता है या मिड वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 51, अगला हो जाएगा 54, अगला हो जाएगा 57, अगला हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 63। FI XI, इसको ये जो डब्बा होता है इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। FI और XI को मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 और 51 को मल्टीप्लाई करना है। 15 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 765। ऐसे आपको दोनों 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 नंबर मल्टीप्लाई करते चलना है, ठीक है ना। गोल गोल नहीं करना आपको, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 110 इंटू 54 करोगे तो 5940 हो जाएगा, ठीक है ना। 135 इंटू 57 करोगे तो 7695 हो जाएगा। 115 इंटू 60 करोगे तो 6900 हो जाएगा। 25 इंटू 63 करोगे तो 1575 आ जाएगा। अब हम मीन निकालेंगे। मीन निकालेंगे हम डायरेक्ट मेथड से, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, यानी समेशन FI XI आपको इधर मिलेगा, इस डब्बे में आपको समेशन FI XI मिलेगा, और समेशन FI आपको इस डब्बे में मिलेगा, ठीक है ना। तो FI XI और FI का टोटल मारते हैं। पहले हम FI का टोटल मार लेते हैं। 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 115 प्लस 25, ये हो जाएगा 400, यानी इसका टोटल तो 400 आ चुका है। समेशन FI XI को ढूंढते हैं, यानी इन सब का टोटल आपको मारना है। इन सब का टोटल आप मारोगे तो 765 प्लस 5940 प्लस 7695 प्लस 6900 प्लस 1575, ये आ जाएगा आपका 22875 22875। इसको डिवाइड बाय 400 करोगे तो ये हो जाएगा 57.187 मैंगोस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेसिक वाले। इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, ये चैप्टर नंबर 15 या स्टैटिस्टिक्स का सम है, ठीक है। तो इसको बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दो। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में हमको मीडियन दिया है, लेकिन मीडियन पूछा है, दिया नहीं है। मीडियन पूछा है, तो मीडियन निकालने के लिए अपने पास यहाँ पे दो टेबल दिया है। हाइट, हाइट जो कि सेंटीमीटर में है, और दूसरा जो टेबल दिया है वो नंबर ऑफ गर्ल्स का टेबल दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। अब हाइट इन सेंटीमीटर दिया है, वो लेस देन 40 दिया है, लेस देन 140, लेस देन का टेबल दिया है, लेस देन का टेबल दिया हुआ है। तो लेस देन का टेबल जो आता है 140 और 140 से कम, तो हम 140 को राइट साइड लिखेंगे, ऐसे ऐसे राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, 140 और 140 से कम, दूसरा क्या हो जाएगा, 145 और 145 से कम, 150 और 150 से कम, 155 और 155 से कम, 160 और 160 से कम, 165 और 165 से कम, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस वाला नंबर इधर डालते चले जाएंगे,
ठीक है, तो आपका पूरा टेबल तैयार हो जाएगा। ठीक है, जब टेबल तैयार होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा वो, ये 140 इधर हो जाएगा, 145 इधर हो जाएगा, 150 इधर हो जाएगा, 155 इधर हो जाएगा, 160 इधर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या डाल देने का, जीरो डाल देने का। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो 140 का गैप है, यहाँ तो 5 का गैप है, चलता है। आपको इसमें से गैप निकालना है, एच की वैल्यू इसमें से निकाल लेना। आपका नहीं मन है ऐसा लिखने का जीरो, तो आप यही गैप देखते हुए आप यहाँ पे 135 डाल सकते हैं। यहाँ 135 डालो, जीरो डालो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आपका चॉइस है। ठीक है ना, मैं होता तो जीरो डाल देता। ठीक है ना, अब फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है। अब बात क्या है ना, दिक्कत ये है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो फ्रीक्वेंसी है कि सीएफ है। दिक्कत ये है, मैं एक रूल बता दूं आपको, अगर आप देखोगे ये पूरा टेबल, तो ये बढ़ रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, देखो नंबर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, 40 का 46, 46 का 51, एक भी जगह कम नहीं हुआ, या एक भी जगह बढ़ा या कम ज्यादा नहीं हुआ। अगर नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जाए या कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाए, तो समझ जाना वो सीएफ की वैल्यू है। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो यहाँ आ जाएगा सीएफ, ये सीएफ की वैल्यू है। तो ये जो पहला टेबल है, तो यहाँ पे थोड़ा टेबल बना देता हूँ, लाइन लाइन बना दो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, तो पार्टीशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना, अब सीएफ से आपको एफ बनाना रहेगा, सीएफ से एफ कैसे बनता है वो हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया, अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो एफ नहीं होगा, वो सी एफ होगा। यानी यहाँ 4 आएगा, 11, 29, 40, 46, 51। अब हमको क्या करना है, हमको ये फ्रीक्वेंसी का टेबल अपने को बनाना है यहाँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टेबल जब बनाएंगे तो हम जानते हैं यहीं का नंबर, यही नंबर यहाँ आता है। ठीक है ना, अब 4 में क्या ऐड करेंगे तो 11 बनता है, तो 7 ऐड करेंगे। ठीक है ना, 11 में क्या ऐड करेंगे तो 29 बनता है, तो 11 में ऐड करते हैं हम लोग 18। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं 29 और 11 को माइनस करके 18 लिखा, 11 और माइनस को 4 करके 7 लिखा हुआ है। तो मैंने एक पैटर्न पकड़ लिया कि हमको खाली माइनस करते चलना है। ठीक है ना, तो 40 - 29 करोगे ना, जो कि 11 है वो इधर आ जाएगा। 46 - 40 करोगे ना, तो जो कि 6 है वो इधर आ जाएगा। देखो 40 और 6, 46 हो रहा है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, अभी आपका चॉइस है कैसा आपको पैटर्न पकड़ना है। 51 - 46 यानी 5 आ जाएगा। अब मीडियन का फॉर्मूला अपने को पता है, एल प्लस एन बाई टू, सॉरी ऐसा नहीं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, एन चाहिए। एन क्या होता है, इन सबका टोटल, इन सबका टोटल ही 51 ये टोटल होता है। तो आपका एन आ गया। ठीक है, एन आ गया 51। तो एन बाई टू क्या हो जाएगा, 51/2, जो कि हो जाएगा 25.5। ठीक है ना, अब 25.5 को अपने को नेक्स्ट बड़ा नंबर देखने का, 25.5 से नेक्स्ट बड़ा नंबर सी एफ में ढूंढने का, तो वो हो जाएगा 29। ये जो 29 है, 29 वाला जो टेबल है, इसी में से आपका आंसर निकलने वाला है। लेकिन वो जो सी एफ है वो ऊपर वाला ले लेने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एल है वो हो जाएगा 145, एल हो जाएगा 145, ये एफ हो जाएगा 18, और सी एफ आपका 11 हो जाएगा, 11। ठीक है ना, आपको और एच ढूंढना है, एच कितना है, एच सब में गैप कितना कितना चल रहा है। तो सबका गैप आप देखोगे तो सबका गैप 5-5 का चल रहा है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली वैल्यू डालना है। एल, एल है आपका 145 प्लस एन बाई टू यानी 25.5 माइनस सी एफ, सी एफ है आपका 11 अपॉन एफ, एफ है आपका 18 इंटू एच, एच है आपका 5। ये हो जाएगा 145 प्लस 25.5 माइनस 11 यानी 14.5 इंटू 5 अपॉन 18। 14.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 4.02। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 149.02 सेंटीमीटर। तो आपका मीडियन आ गया 149.02 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, हम सब में आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम, राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम। दो डाइस को फेंका हुआ है तो टोटल आउटकम पूछा है। टोटल आउटकम अभी मैंने आपको बताया था, मैं फिर से लिख देता हूँ। टोटल आउटकम हो जाएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। उसी तरीके से 2,1, 2,2, 2,3, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ठीक है, फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ठीक है ना, तो ये आपका मार्क्स मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज what is the probability the sum of the what is the probability that the sum on the number appearing on top of both die is 8। यानी ऐड करने पर सम क्या होना चाहिए, सम इज 8। ऐड करने पे क्या बनना चाहिए, 8। ऐड करने पे 8 कहाँ का बनता है हम जाके चेक करते हैं। ठीक है ना, तो ऐड करने पे 8 कहाँ कहाँ बन रहा है देखते हैं। आपको 8 यहाँ देखने मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो। ठीक है ना, फिर यहाँ देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे। तो आपको कितने जगह देखने को मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जगह देखने मिल रहा है आउट ऑफ 36। है ना, टोटल आउटकम 36 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऐड करने पे 13 बनना चाहिए। सेकंड पूछा है ऐड करने पे 13 बनना चाहिए। ठीक है ना, 13 कहाँ कहाँ बन रहा है, तो 13 आप देखोगे 1 की लाइन में नहीं बन रहा है, 2 की लाइन में नहीं बन रहा है, 3 की लाइन में नहीं बन रहा है, 4 की लाइन में नहीं बन रहा है, कहीं पे भी। सबसे बड़ा नंबर ही 6,6 है, यही 12 बन रहा है। तो 13 तो कभी नहीं बनेगा, तो 0 आउट ऑफ 36। या खाली 0 लिख दो अब चलेगा। फिर नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम बोला है थर्ड सम, प्रोबेबिलिटी क्या बनना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। यानी 12 होना चाहिए या तो 12 से कम होना चाहिए। देखो ये चलेगा, ये 3 है, ये भी 12 से कम है, 4, ये 5 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये भी 12 से कम, 12 से कम, 12 से कम। यानी ऐड करने पे देखो ना, 2 और 4 ऐड करोगे, 2 और 4 को ऐड करोगे तो 6 आ रहा है ना, 12 से कम है। 12 भी चलेगा, 12 से कम भी, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, मेरे ख्याल से सभी आएगा। ठीक है ना, सब देखो 12 से कम ही हो रहा है। ठीक है ना, अब ये जो है, ये तो 12 हो रहा है, तो बोला है ना 12 भी चलेगा, तो ये भी आएगा। यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 36 आउट ऑफ 36, 100%, यानी 1। ठीक है ना, तो ये आपका सम यहाँ पर खत्म होता है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे, इवन स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे, फिर हम सम की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, गौरंग भाई टॉस टू कॉइन साइमल्टेनियसली। जब गौरंग भाई ने दो कॉस्ट साइमल्टेनियसली टॉस किया, तो आपको सबसे पहले क्या लिख लेने का, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यानी दो सिक्का उछलने पे क्या क्या बन सकता है। तो दोनों पे हेड आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, दोनों पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये आपका टोटल आउटकम बनेगा। ठीक है, ये आपका टोटल आउटकम बन जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड और एक से ज्यादा। कम मत करना, वो इंग्लिश में कम है लेकिन हिंदी में वो ज्यादा हो रहा है। तो एक और एक से ज्यादा हेड कहाँ कहाँ है, तो एक और एक से ज्यादा हेड ये है, ये है, ये है। 3 आउट ऑफ 4, 4 लोग के बीच में 3 लोग सही है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एट मोस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट
वन हेड, एटमोस्ट वन हेड यानी एक हेड और एक हेड से कम। एटमोस्ट का इंग्लिश में मोस्ट मतलब ज्यादा हो रहा है, लेकिन हिंदी में इसको समझोगे तो कम होता है। तो एक हेड और एक हेड से कम, तो ये एक हेड है, ये एक हेड है, ये तो दो हेड है, ये नहीं इंक्लूड होगा। ये देखो ना, ये भी तो एक हेड से कम है ना, जीरो हेड। तो टोटल कितने लोग आ गए? 3 आउट ऑफ 4। तो बहुत लोग इसको गिनना भूल जाते हैं, डबल टी को। वो भी तो जीरो हेड है ना, तो वो भी काउंट होगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोला है? थर्ड पार्ट बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल। टू टेल आना चाहिए, सिर्फ दो टेल बोला है, टू टेल मतलब टी। ठीक है, दो टेल कहाँ आ रहा है? दो टेल एक ही बार आ रहा है, ये रहा। ठीक है ना, तो 1 आउट ऑफ 4। यहीं पर आपका ये सम खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सारे सम समझ में आए होंगे। ठीक है ना।